अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पोर्शन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली ग्रुप 2A एलिमेंट्स के बारे में। तो ग्रुप 2A एलिमेंट्स के हमने कुछ जनरल रिएक्शन स्टडी करने हैं। पहला पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन डिस्कस करना है। अब वाटर के साथ कोई भी 2A एलिमेंट का मेंबर रिएक्ट करता है तो उन दोनों की रिएक्शन से हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। और हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही होती है? साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, 2A मेटल, दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड के साथ वो क्या बनाते हैं? वो वाटर बनाते हैं। आपके सामने आपको इक्वेशन जो है वो नजर आ रही होगी। यहाँ पर अगर हम साथ चलते जाएं तो आपके पास ये फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड होंगे। लाइक अगर एम की जगह बेरिलियम हो तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ये सारे हाइड्रोक्साइड होंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको मैं बताता चलूं कि अब जब आप डाउनवर्ड आएंगे तो डाउनवर्ड आते हुए पहली बात आप देखिएगा कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी वजह क्या है? एटॉमिक साइज डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ शेल्स पे। जैसे आप पीरियोडिक टेबल में डाउनवर्ड आ रहे होते हैं तो होता क्या है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। अब चूंकि हमें पता है बेरियम के नंबर ऑफ शेल्स सबसे ज्यादा होंगे तो इसमें एटॉमिक साइज क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। एटॉमिक साइज बढ़ने से जो लैटिस एनर्जी है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। अब एक आपको मैं यहाँ पे बात बताता चलूं, लैटिस एनर्जी लिख लें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके वाला? और इसके अलावा लैटिस एनर्जी के साथ जो हाइड्रेशन एनर्जी है या हमारे पास जो पोलराइजेशन पावर होगी। तो यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं, लैटिस एनर्जी, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी और जो पोलराइजेशन पावर है, इन सब का एक ट्रेंड है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके भला? चार्ज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती हैं? दैट इज ऑफ साइज के। साइज के साथ इनका इनवर्स रिलेशन होता है। अब लैटिस एनर्जी क्या है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आयोनिक बॉन्ड। कि आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये सारे आयोनिक कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? जब आयन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इससे पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं। पोलराइजेशन पावर क्या है? कि जब किसी हम एक आयन को किसी स्पीशी की तरफ लेके जाते हैं तो वो आयन उस स्पीशी में डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर देता है। उस स्पीशी में वो क्या कर देता है? आप कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर देता है, उसको डिसऑर्डर, डिसओरिएंट कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर देता है। तो एक एटम की प्रॉपर्टी दूसरे एटम को डिस्टर्ब करने की, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सिंपली नोन एज पोलराइजेशन पावर। दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू कॉज डिसऑर्डरनेस इन अनदर स्पीशी। एक और स्पीशी में डिसऑर्डरनेस कॉज करने की एबिलिटी होती है, जिसको पोलराइजेशन पावर कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? चार्ज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये किसके होगा? दैट इज ऑफ साइज के। साइज के साथ ही इनवर्सली रिलेटेड है। अब यहां पर याद रखिएगा 2A का चार्ज तो सब में +2 होगा। तो इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? तो ये सेम होगा। सबका साइज वेरिएट कर रहा है। अब डाउनवर्ड जाते हुए मैं आ रहा हूं। अब डाउनवर्ड जाते हुए साइज इंक्रीज कर रहा है, पोलराइजेशन पावर डिक्रीज करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी और सिमिलरली लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो यहां पर जाते हुए याद रखने, लैटिस एनर्जी कम हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम हो रही होगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी का आप ऑर्डर लिख लें तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की होगी। और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के बाद किसकी होगी? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की होगी, यहां पर याद रखने। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बाद किसकी होगी? दैट वुड बी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद देयर वुड बी स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट में होगा वो क्या आ जाएगा? दैट वुड बी ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड। ये बैरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो याद रखने ये किस किस का ऑर्डर है? ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर भी यही है, ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर भी यही है, और उसके अलावा ये पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर भी यही है। यानी अगर आपसे पूछा जाए इनके बारे में कि हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी है तो आपको आइडिया हो जाएगा किसकी है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की है। लोएस्ट किसकी है इन सब में? बैरियम हाइड्रोक्साइड की है। तो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया, आपको क्लियर कट आइडिया इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हाइड्रेशन एनर्जी जैसे कि बता दिया आपको कम हो रही है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होता है। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा होता है, तो जो बेसिक कैरेक्टर है दैट इज क्लियर कट डिपेंडेंट अपॉन, वी कैन से, मेटेलिक कैरेक्टर। वो मेटेलिक कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। अब इन जनरल केसेस अगर आप डाउनवर्ड आते हैं बेरिलियम से बैरियम की तरफ तो होता क्या है? जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है? दैट टेंड्स टू इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाता है। जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो सिमिलर वर्ड्स में जो बेसिक कैरेक्टर होगा
वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है, इन जनरल केसेस, इन दिस केस बेसिक कैरेक्टर डाउनवर्ड आते हुए क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद आपने सॉलिबिलिटी पढ़ी थी कि सॉलिबिलिटी इन वाटर के, अगर हम सॉलिबिलिटी इन वाटर के लिहाज से देख लें तो सॉलिबिलिटी इन वाटर इज एक्चुअली व्हाट, इसका क्या रिलेशन है, तो सॉलिबिलिटी इन वाटर इज एक्चुअली वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, कि इसका लैटिस एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अब डाउनवर्ड जाते हुए आपको पता है लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, दैट टेंड्स टू डिक्रीज, वो कम हो रही है। तो जब लैटिस एनर्जी कम होगी तो आप कह सकते हैं सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट टेंड्स टू इंक्रीज, सॉलिबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आप सॉलिबिलिटी और इसके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड की होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड की होगी, एंड देन देयर वुड बी वी कैन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह आप कह सकते हैं सबसे कम जो वी कैन से सॉलिबिलिटी है, सबसे कम जो बेसिक कैरेक्टर जिसमें होगा वो किस में होगा, दैट इज इन द केस ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में होगा। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस, आपने इसको याद रखना है। अब उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी भी जो है वो क्या होती है, दैट थर्मल स्टेबिलिटी टेंड्स टू डू व्हाट, दैट थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, कि यहाँ पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी लैटिस एनर्जी है, क्योंकि डाउनवर्ड जाते हुए लैटिस एनर्जी कम हो रही है, मतलब आयोनिक बॉन्ड इज बिकमिंग वीक। When ionic bond is becoming weak, it is becoming less stable. It is becoming less thermally stable. तो thermally stable भी जो है वो कम हो रहा है। आपसे पूछा जाए thermally most stable कौन है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, least stable कौन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है। तो this is actually we can say that with the reaction of 2A elements with water, तो उसके रेलिवेंट ये ट्रेंड है बेटा। ऑर्डर आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं। यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, 4 यहाँ पर थी, बेसिक कैरेक्टर और सॉलिबिलिटी इन वाटर का ये ट्रेंड होता है, तो यू हैव टू नोट इट डाउन। तो अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, लाजमी आपने याद रखना है। वो पॉइंट क्या है कि जनरली बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो बेरिलियम जो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो वो बेरिलियम है हमारे पास। इवन रेड हॉट कंडीशन इट डज नॉट रिएक्ट, कि इवन रेड हॉट कंडीशन में ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम अगले पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे पास जो बेरिलियम होगा, दैट बेरिलियम इज एक्चुअली रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन के लिहाज से आप कह सकते हैं रेजिस्टेंट है, ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। कि मैं अगर आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं, बेरिलियम आपको पता है मेटल है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेयर्स की फॉर्म में। अब उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ऑक्साइड बना देती है। अब जब ऑक्साइड बनाती है वो एक आप कह सकते हैं इंसुलेटिव लेयर के तौर पर काम करती है। जैसे ही उसकी एक्सटर्नल जो आप कह सकते हैं लेयर है वो बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, उसने क्या करना है, एक्सटर्नल ऑक्सीजन को और इंटरनल बेरिलियम को दोनों को सेपरेट रखना है। जब सेपरेट रखना है तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। तो इसी वजह से हम कहते हैं बेरिलियम इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। वजह क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ BO, कि आप कह सकते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से वो जो है वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। अब हम आगे चलते हैं इनके जनरल रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ पर याद रखिएगा कोई भी 2A का मेंबर है वो M+ ऑक्सीजन दैट गिव्स अस ऑक्साइड, तो उससे ऑक्साइड बन रहा होता है। तो M+ ऑक्सीजन दैट गिव्स अस ऑक्साइड बन रहा है। अब ये सारे आपके पास ऑक्साइड है, इनमें बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है। ये सारे ऑक्साइड हैं किसके भला, 2A के। अब हम बारी बारी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो पहली बात मैं कहता हूँ यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। वही रीजन जो पिछले में थी, क्या वाला, कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह आपको पता है जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, पिछले पोर्शन में मैंने बताया था कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया आप लोगों को। और इसी तरह जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी कम हो रही है। तो इसके कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो सेम हैं, बल्कि सारे ही ट्रेंड किसके साथ सेम है, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आप अगर हाइड्रोक्साइड के याद रख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इनका ऑर्डर बना देते हैं। तो पहले में हम देखेंगे जिसमें बेरिलियम ऑक्साइड की ज़्यादा है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, देन देयर वुड बी कैल्शियम फिर हमारे पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास बेरियम ऑक्साइड आ जाएगा।
अब ये भला किस किस का ट्रेंड बनता है। अब यहाँ पर याद रखने ये हाइड्रेशन एनर्जी का ये ट्रेंड है क्योंकि डाउनवर्ड जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। लैटिस एनर्जी का ये ट्रेंड है। उसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी का ये ट्रेंड है क्योंकि डाउनवर्ड जाते हुए थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और स्टेबिलिटी के साथ साथ यानी हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, वी कैन से थर्मल स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद हमारे पास जो डाउनवर्ड जाते हुए जो पोलराइजेशन पावर है उसका ऑर्डर ये होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी है तो बेरिलियम ऑक्साइड की, लोएस्ट किसकी है तो बैरियम ऑक्साइड की। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपने इस ऑर्डर को बड़े अच्छे से याद रखना है। तो इसी तरह अगर अगले पोर्शन पे मैं चलता हूं तो नेक्स्ट पोर्शन है जो इससे रिवर्स होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि बैरियम ऑक्साइड की सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, देन देयर वुड बी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देन देयर विल बी बेरिलियम ऑक्साइड, उसके बाद हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड आ जाएगा। अब अगर आप इन ट्रेंड को देखेंगे तो इनमें कौन कौन से ट्रेंड है, सॉलिबिलिटी यानी सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी तो इन द केस ऑफ बैरियम ऑक्साइड। और सॉलिबिलिटी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए जो बेसिक कैरेक्टर है क्या उसका ऑर्डर भी यही होगा, तो बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी यही होना है। अब ये दो ऑर्डर बन रहे हैं, आपको डाउनवर्ड बताया, डाउनवर्ड आते हुए हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, सॉलिबिलिटी और पोलराइजेशन पावर कम होती है। सॉलिबिलिटी इन वाटर और बेसिक जो कैरेक्टर है या जो बेसिक ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये बातें आपको पहले भी की थी, आपने याद रखना है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इनमें से जो बेरिलियम ऑक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। बाकी सब हमारे पास जो चार ऑक्साइड्स आपको नजर आ रहे हैं बाकी सारे ये बेसिक इन नेचर होगा। अब अगले पोर्शन की तरफ हम चलते हैं तो ग्रुप 2A एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स आ जाते हैं। अच्छा, कार्बोनेट्स के कुछ स्ट्रैंड सेम है जैसे आप पढ़ते आए हैं। आपको पहली बात तो ये याद होगा डाउनवर्ड जाते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से पोलराइजेशन पावर कम हुई, पोलराइजेशन पावर के कम होने से हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई, हाइड्रेशन एनर्जी और आपको पता है डाउनवर्ड आते हुए मेटालिक कैरेक्टर चूंकि बढ़ रहा होता है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। यहाँ पे दो ट्रेंड जो है वो डिफरेंट होंगे। अब वो उसकी वजह क्या है या वो क्यों है आपको पता है। आपके पास यहाँ पे आप यू आर यूजिंग कार्बोनेट आयन, ठीक है, और कार्बोनेट आयन हमारे पास क्या होता है दैट इज अ लार्जर एनाइन, ये लार्जर एनाइन है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, बेटर कंपैक्ट स्ट्रक्चर कब बनता है तो जब लार्जर कैटाइन आपके पास, इन सिंपल वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, व्हेन लार्जर कैटाइन, जब लार्जर कैटाइन कंबाइन करे किसके साथ, लार्जर एनाइन के साथ, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एम्प्टी स्पेसेस कंपैरेटिवली कम होती हैं, वो कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसकी चार्ज डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। या इन सिंपल वर्ड्स अगर आप उसको ना याद रखें, आप इसको इस तरह से याद रख लें कि लार्जर कैटाइन कंबाइंस विद लार्जर एनाइन टू फॉर्म अ कंपैक्ट स्ट्रक्चर, वो कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। मैं दोबारा याद रख रहा हूं, आप उसे दूसरे पोर्शन में ना लेके जाएं, सिंपल इस तरह याद रखें। अब आप यहां से देखें तो बेरिलियम से बैरियम तक आते हुए हमारे पास जो कैटाइन है उसका साइज क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। एनाइन तो वैसे ही सेम है, लार्जर है, तो जब कैटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा होगा तो कंपैक्टनेस बढ़ रही होगी। तो जब कंपैक्टनेस बढ़ेगी आप कह सकते हैं उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो इसी वजह से नीचे आते हुए आप कह सकते हैं जो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, दैट टेंड्स टू इंक्रीज, की जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो हमारे पास इंक्रीज होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी का जो हमारे पास ट्रेंड होगा वो क्या होगा कि बैरियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी होगी, हमारे पास स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट किसकी होगी, तो दैट वुड बी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास। उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट के बाद लास्ट में हमारे पास बेरिलियम कार्बोनेट आ जाना है। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस, आपने इसको इस तरह से याद रखना है। अच्छा, जब आप कह सकते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही हैं। तो जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही हैं तो मतलब वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं करेगा। तो जब इजीली ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो उसकी सॉलिबिलिटी डाउनवर्ड जाते हुए क्या होगी, अगर आपसे सवाल पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू सॉलिबिलिटी तो सॉलिबिलिटी डाउनवर्ड जाते हुए क्या होगी, कम होगी। तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर अब इससे रिवर्स होगा कि मोस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट कौन सा होगा, तो BeCO3 है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा, MgCO3 आ जाएगा। MgCO3 के बाद हमारे पास CaCO3 आ जाएगा। देन देयर वुड बी वी कैन से स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और इन द लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी बैरियम कार्बोनेट, तो वो बैरियम कार्बोनेट होगा। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस। तो आपसे पूछा जाए मोस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट कौन सा है तो बेरिलियम कार्बोनेट है, लीस्ट कौन सा है तो बैरियम है। तो डाउनवर्ड जाते हुए सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 2A एलिमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो यहाँ पे हमने MCQs डिस्कस करने हैं ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स बाय, आपने हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड्स पढ़े थे उन्हीं के रेलिवेंट MCQs हैं।
ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब ये सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप 2A के मेंबर हैं। अब इनमें आपने पढ़ा था पहला पॉइंट जो इस पूरे के पूरे लेक्चर का था, उसमें आपको बताया गया था कि बेरिलियम जनरली जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन अंडर वेरी रेड हॉट कंडीशन। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए भाई लीस्ट रिएक्टिव कौन है या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो इसका आंसर क्या होगा, बेरिलियम होगा। ये एमडी कैट का क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर डेल्टा होगा, बेरिलियम वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल, कि इनमें से कौन सा मेटल कार्बोनेट जो है वो मोस्ट स्टेबल है। आपको भी लेक्चर में कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया गया था। आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे कम स्टेबल बेरिलियम कार्बोनेट होता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और देन देयर कम्स आउट टू बी वी कैन से कैल्शियम कार्बोनेट, और बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के बाद आपके पास स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट आता है, और स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के बाद आपके पास क्या आ जाता है, दैट वुड बी बेरियम कार्बोनेट। तो ये आपने याद रखा हुआ है कि डाउनवर्ड आते हुए कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो मैंने आपको इसकी रीजन भी बताई थी जब ये लेक्चर पढ़ाया है, अभी इसी सेकंड स्लाइड्स में या थर्ड स्लाइड में आपको मैंने बताया था। तो इनमें मोस्ट स्टेबल कार्बोनेट कौन सा है, तो दैट वुड बी बेरियम कार्बोनेट। तो इन दैट केस आंसर वुड बी चार्ली वुड बी द राइट आंसर। तो आपने याद रखना है अगर लीस्ट पूछा जाता तो बेरिलियम आंसर होता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट पोलराइजेशन पावर, किसकी पोलराइजेशन पावर जो है वो हाईएस्ट होगी। पोलराइजेशन पावर के बारे में बताया था, ये होता है एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी टू कॉज द डिसऑर्डरनेस इन अनदर सिस्टम। ये किसी भी आयन की एबिलिटी है कि किसी दूसरे आयन में या किसी दूसरी स्पीशी में कितनी डिस्टर्बेंस कॉज करे, उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन पावर कहते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, भला चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से साइज। तो उसका साइज के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब चार्ज जितना ज्यादा है पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। अब इन सब में देखिए जो आपके पास ऑप्शन है, चार्ज तो सब में सेम है, तो चार्ज तो जनरली यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, तो कौन कंट्रोल कर रहा होगा, साइज। अब आपने हाईएस्ट देखना है, तो जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो है वो बेरिलियम का है। तो इन दैट केस योर आंसर कम्स आउट टू बी डेल्टा वुड बी रिगार्डेड एज द बेस्ट आंसर। डेल्टा हमारे पास इसका सही जवाब होगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म पर ऑक्साइड, कि आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो पर ऑक्साइड बनाता है। आपने सारे ऑक्साइड्स पढ़े थे, उनमें आपको जो बेरियम का फार्मूला नजर आया था, दैट फार्मूला वाज एक्चुअली BaO2, वो BaO2 था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वाज -1। तो जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है वो क्या होता है, वो पर ऑक्साइड होता है। तो इन दैट केस योर करेक्ट आंसर वुड बी बेरियम वुड बी रिगार्डेड एज द बेस्ट आंसर। बेरियम आपके पास इसका जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ जा रहा हूँ। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, कि इनमें से कौन सी ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। आपने पढ़ा आमतौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर है, लेकिन जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो जो एम्फोटेरिक इन नेचर है वो दोनों से रिएक्ट कर सकता है, किस किस से भला, बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस, एसिड के साथ भी कर सकता है और बेस के साथ भी कर सकता है। इन दैट केस योर करेक्ट आंसर वुड बी डेल्टा, कि डेल्टा इसका सही जवाब होगा। बेरिलियम ऑक्साइड वुड बी द राइट आंसर, ये इसका सही जवाब होगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग, चूंकि ये एम्फोटेरिक है तो एम्फोटेरिक एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी कर सकता है। नेक्स्ट हम एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एमसीक्यूज हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था तो ये मैंने इस तरह एमसीक्यूज की फॉर्म में लिख दी है। पहला देखिएगा आपको ऑक्साइड्स के बारे में, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा लाइम, कि आपने बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है सोडा लाइम के तौर पे यूज करता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है विद रेफरेंस टू सोडा लाइम के बारे में, तो याद रखिएगा सोडा लाइम इज मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, NaOH का, और NaOH के साथ क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये किसका मिक्सचर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इन दैट केस योर आंसर कम्स आउट टू बी बीटा, कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि इनमें से कौन सा सोडा लाइम के तौर पे यूज होता है या सोडा लाइम में यूज होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का भी आंसर क्या होगा, तो इन दैट केस वी कैन आल्सो से द आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कि जनरली क्विक लाइम का वर्ड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल,
आपने रिएक्टिफाइड स्पिरिट पढ़ा था। रिएक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अबाउट वी कैन से 95% ऑफ अल्कोहल। अब हम क्या करते हैं, अगर हम उसको 95 को 100% में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें ड्राइंग एजेंट ऐड करते हैं जो रिमेनिंग 5% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो ड्राइंग एजेंट कौन सा है, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इन दैट केस आपके पास अगर आपको जो ग्रीन में स्टेटमेंट नजर आ रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। इसी तरह अगर एक और सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया, कि अमोनिया के लिए ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज होता है, तो इन दैट केस आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड, कि कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, के वो आमतौर पर ड्राइंग एजेंट के तौर पर यहाँ पे यूज होता है। तो ये प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस है, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।